मिडिल ईस्ट में पहले से सुलगते तनाव के बीच एक नई सामरिक हलचल ने वैश्विक शक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान के करीब चीन की नौसेना की मौजूदगी को क्षेत्रीय समीकरणों में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा भी जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में एक शक्तिशाली युद्धपोत दस्ता तैनात किया है, जिसमें अत्याधुनिक टाइप 055 विध्वंसक, टाइप 052D विध्वंसक और लियाबैंग 1 समुद्री अंतरिक्ष ट्रैकिंग के साथ साथ निगरानी जहाज भी शामिल हैं। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा ईरान पर संभावित सैन्य विकल्पों पर विचार किए जाने की अटकलें तेज हैं। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लियाबैंग 1 जैसे निगरानी पोत क्षेत्र में अमेरिकी और पश्चिमी नौसैनिक गतिविधियों पर करीबी नजर रख सकते हैं। अगर इन सूचनाओं को ईरान के साथ साझा किया जाता है तो उससे किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई का सरप्राइज एलिमेंट कमजोर पड़ सकता है और तेहरान को जवाबी तैयारी का समय मिल सकता है। हाल ही में 10 फरवरी को चीनी सूत्रों द्वारा मुवाक अल सल्टी एयरबेस पर तैनात अमेरिकी थर्ड मिसाइल सिस्टम की सैटेलाइट तस्वीरें जारी किए जाने से भी अटकलों को बल मिला है। यह एयरबेस जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का अहम केंद्र माना जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि इन तस्वीरों का सार्वजनिक होना केवल सूचना साझा करना नहीं, बल्कि एक सामरिक संदेश भी हो सकता है। यह संकेत कि बीजिंग क्षेत्रीय घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर अपने सहयोगियों को खुफिया सहयोग देने में भी वो पूरी तरह से सक्षम है। टाइप 055 विध्वंसक को दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर में गिना जाता है। उन्नत रडार और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों से लैस ये युद्धपोत व्यापक निगरानी और बहुआयामी युद्ध संचालन में सक्षम है। इसके साथ मौजूद टाइप 052D भी आधुनिक एयर डिफेंस और एंटी शिप क्षमताओं से लैस है। इन जहाजों की मौजूदगी संभावित रूप से डिफरेंस फैक्टर के रूप में काम कर सकती है, क्योंकि किसी भी सैन्य कार्रवाई में चीनी संपत्तियों की मौजूदगी समीकरणों को जटिल बना देती है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि चीन पहले भी अपने साझेदार देशों को सैटेलाइट और नेविगेशन आधारित सहयोग देता रहा है। कुछ अपुष्ट खबरों में ईरान को बायोडो नेविगेशन सिस्टम या लंबी दूरी की एयर डिफेंस तकनीक मिलने की संभावना जताई गई है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा सहयोग व्यापक स्तर पर होता है तो यह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को मजबूती दे सकता है। गाजा संघर्ष, लाल सागर में हमलों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की खींचतान के बीच चीन की यह सक्रियता मिडिल ईस्ट को एक बड़े भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के मंच में बदलती दिख रही है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह तैनाती केवल शक्ति प्रदर्शन है या फिर क्षेत्रीय समीकरणों में किसी बड़े बदलाव की प्रस्तावना। नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौड़ है और आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव हिंदुस्तान के न्यूज रूम में। अमेरिका और ईरान के बीच जहां एक तरफ ओमान में वार्ता के दूसरे चरण की जो है वो इंतजार हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी मैक्सिमम प्रेशर नीति का इस्तेमाल कर रहा है। और इसी मैक्सिमम प्रेशर नीति का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत या फिर कहें दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत USSR गेराल्ड को ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी है ईरान को, माफ कीजिएगा, ईरान के खिलाफ ऐसा इस्तेमाल करने की अमेरिका को कि उसको दोनों विमान वाहक युद्धपोतों का सहारा लेना पड़ रहा है? ये जो है वो तमाम बातें हम जानेंगे और ईरान इस समय किस तरीके से बढ़त बनाए हुए है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी इमरान खान। दिन दुनिया शो में आप इनको अक्सर देखते हैं और जो है इमरान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जी किस तरीके से, सबसे पहले तो जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो आमतौर पर एक ही विमान वाहक युद्धपोत तैयार करता है और उसके साथ साथ में या फिर उसकी डिप्लॉयमेंट करता है, लेकिन ईरान के मामले में यहाँ पर दो जहाजों को भेजा गया है, दो विमान वाहक युद्धपोतों को भेजा गया है। क्या कारण इसका है? देखिए मैंक, इसको प्रेसिडेंट ट्रंप की मैक्सिमम दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर, जो उनका तरीकाकार है काम करने का, उसके तौर पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल।
पहले अभी जैसे ही तनाव बढ़ा अमेरिका और ईरान के दरमियान, और उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम अपना सबसे बड़ा जंगी बेड़ा भेज रहे हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन। बड़े जोश और खरोश के साथ वो बेड़ा चल पड़ा, फारस की खाड़ी पर पहुंच गया, ईरान के समंदर के नजदीक पहुंच गया, और जो पश्चिमी मीडिया था उसमें ये रिपोर्ट्स आने लगी कि वो कैसा है, कितना ताकतवर है, और इस बार ईरान का काम तमाम हो जाएगा, और इस बार ईरान इसके वार से बच नहीं पाएगा। इस तरह की तमाम चीजें हुई, लेकिन आखिर में क्या निकला इसका कि भाई ईरान को बात करना चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए। ईरान ने भी कहा ठीक है, अगर बातचीत का दरवाजा खुला है तो उनकी तो नीति ही है, और उन्होंने उसको हमेशा बना के रखा है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। वो हर बार कहते हैं कि आपको मुकाबला करना है तो आइए, हम तैयार हैं मुकाबले के लिए, लेकिन अगर बातचीत की रणनीति है आपकी और बातचीत के दरवाजे खुले तो भी हम तैयार हैं। तो जो आपने जिक्र किया कि इतना बड़ा जंगी बेड़ा पहले आया था और अब दूसरा आ रहा है, तो ये उसी दबाव बनाने की रणनीति का दूसरा हिस्सा हो सकता है। एक तरह से आपने दबाव बनाया तो ईरान को बातचीत की टेबल पर ले आए, जैसा कि आप दावा करते हैं। दूसरी तरफ आप अपना दूसरा जंगी बेड़ा, जिसका नाम आपने क्या बताया, हमारे दर्शकों को फिर से बताइए। बिल्कुल, यूएसएस आर गेराल्ड। जी, यूएसएस आर गेराल्ड ये लेकर आ रहे हैं, यूएसएस आर गेराल्ड। और इसका मतलब ये है कि हो सकता है ईरान को एक बार फिर से प्रेशर में लाने की कोशिश हो, जैसी कि ट्रंप की रणनीति है कि भाई आप मिसाइल प्रोग्राम पर क्यों नहीं बात करना चाहते, आप प्रॉक्सीज पर क्यों नहीं बात करना चाहते। जैसे ईरान ने इस बातचीत के शुरू होने से पहले ही साफ कह दिया था, अमेरिका ने 4 शर्तें रखी थी, ईरान ने कहा कि हम आपकी एक भी शर्त नहीं मानेंगे, एक सूत्री कार्यक्रम पे बात होगी, और वो है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसमें भी हम देखेंगे कि कितने स्तर तक, किस सीमा तक हम उसको कम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, वो बातचीत में तय होगा। इसके अलावा आज भी वो यही बात कह रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने फिर दोहराया है कि कोई भी ऐसी बात जिसको हम नहीं चाहते या शुरू से हम इनकार करते रहे, उस पर नहीं हम बात करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो हो सकता है दूसरा जंगी बेड़ा इसी की एक बानगी हो, ताकि बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहने का मौका मिल जाए कि देखिए हमने ईरान को फिर से, अगर कोई और शर्त पे बातचीत के लिए, देखिए कूटनीति में क्या होता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं और उसको एक दूसरे को प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं, फिर बाकी पार्टीज भी उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, वो समझाती हैं। तो हो सकता है आगे चलकर ईरान किसी एक आध और शर्त पर बात करने को तैयार हो जाए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को कहने के लिए, दुनिया को बताने के लिए हो जाएगा कि देखिए हमने जब दूसरी ताकत, क्योंकि उन्हें भी अपने देश की